दोस्तों आज अपन बात करेंगे ओस्मोसिस एंड ओस्मोटिक प्रेशर के बारे में, बोले तो प्रासरण और प्रासरण दाब के बारे में। ठीक है, जो अपने प्लांट फिजियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अपन समझेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे ओस्मोसिस के बारे में, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, प्रासरण बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्रासरण बोल देते हैं हिंदी के अंदर। जो इस प्रासरण की खोज करने वाले हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है एबे नोलेट। क्या नाम है उनका? एबे नोलेट उनका नाम है। अपन बात करें कि प्रासरण है क्या, प्रासरण की डेफिनेशन को लेके अपन समझे तो प्रासरण क्या है? ये एक तरह का विसरण ही होता है, बट ये विसरण किसके द्वारा होगा? अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। तो अपन बोल सकते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाला विसरण, होने वाला विसरण क्या है? विसरण। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है और अपन इसको गलत कर पाते हैं। क्यों गलत करते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है? विसरण। कि वो क्या बोलता है क्वेश्चन की लैंग्वेज में कि अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जो विसरण होता है उसको अपन क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन अपन को क्या मिलता है? वहां पे विसरण ही मिलता है, और अपन उसमें विसरण ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अपन को यहाँ पे क्या टर्म दिखती है कि विसरण, और अपन सोचते हैं यार इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे आ गया। वो सिंपल नहीं है, वो क्या रहा है कि अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होने वाला जो विसरण है उसको अपन क्या कहेंगे? तो उसको भाई अपन क्या कहेंगे? प्रासरण कहेंगे। अर्धपारगम्य झिल्ली को अपन क्या बोलते हैं? सेमी परमेबियल मेम्ब्रेन। क्या है ये? सेमी परमेबियल मेम्ब्रेन है। अब सेमी परमेबियल मेम्ब्रेन की यदि मैं थोड़ी सी बात बताऊं तो सेमी परमेबियल मेम्ब्रेन अपने अंदर जो रिक्तिका की वॉल होती है जिसको अपन टोनोप्लास्ट बोलते हैं, एक तो वो आ जाती है। एक अपनी जो सेल मेम्ब्रेन है या सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अपन जो है उसको भी अपन सेमी परमेबियल के अंदर और सिलेक्टिव परमेबियल के अंदर काउंट करते हैं। होता क्या है कि ऐसी जो मेम्ब्रेन जो विलेय और विलायक जो दो पार्ट होते हैं किसी विलेन के, उसमें से विलेयक को तो नहीं जाने देगी बट विलायक को जाने देगी। यानी कि विलायक के अणुओं के लिए तो वो पारगम्य का काम करेगी बट विलेय के अणु के लिए वो पारगम्य का काम नहीं करेगी। तो ऐसी झिल्ली को बोलते हैं अपन अर्धपारगम्य, यानी कि आधे चीजों को जाने दे रही है और आधे को नहीं जाने दे रही है, उसको अपन क्या बोलते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली। और इस अर्धपारगम्य झिल्ली के जो विसरण होगा, और विसरण किस चीज का होगा ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि विसरण तो विलेय का भी हो सकता है और विलायक का भी हो सकता है। तो विसरण इसमें होगा केवल विलायक का। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, किसका विसरण होगा केवल? तो केवल होगा विलायक का। किसका होगा? सोलवेंट का। ये भी अपन को ध्यान रखना है। तो इसकी जो पूरी डेफिनेशन है वो क्या बनेगी कि अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा किसका विसरण होना? विलायक का विसरण होना क्या कहलाएगा? प्रासरण कहलाएगा। इसको एक एग्जांपल से यदि आपको मैं समझाऊं कि मेरे पास में मैं एक बिक्कर बना देता हूं आपके, ठीक है? ये मेरे पास एक बिक्कर है, इस बिक्कर में मैंने क्या लगा दी? ये झिल्ली लगा दी। ये क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली। मैंने एक साइड में शुद्ध विलायक भर दिया, ये मैंने क्या भर दिया? शुद्ध विलायक भर दिया। और इस साइड में मैंने क्या भर दिया? विलेन भर दिया। ठीक है, यदि मैं बात करूं ये वाला मेरे पास विलियन है यानी कि सॉल्यूशन है, और इधर यदि मैं बात करूं तो ये मेरे पास में क्या है? विलायक है, सॉल्वेंट है। ध्यान से समझना इसको। अब देखना कि विलियन कोई चीज कब बनती है? जब किसी विलायक के अंदर अपन विलेय को मिक्स कर देंगे। तो जब विलेय मिक्स कर रहे हैं तो इसकी कंसंट्रेशन, जो विलियन की कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है, यानी कि सांद्रता क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो यहाँ पे सांद्रता ज्यादा होगी, ठीक है? जबकि इसकी तुलना में यहाँ जो सांद्रता है, यहाँ जो सांद्रता उसकी तुलना में वो कम होगी। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि सांद्रता डायरेक्ट समानुपाती होती है विलेय के, विलेय की मात्रा, ठीक है? ये अपने को ध्यान रखना। विलेय बोले तो सॉल्वेंट। अब यहाँ विलेय ज्यादा है यानी कि सांद्रता ज्यादा है, यहाँ सांद्रता कम है। अब होगा क्या
सांद्रता यदि यहाँ पे कम है, इसका मीन्स यहाँ पे जल के जो अणु है, जल के मॉलिक्यूल है, वो यहाँ पे ज्यादा होंगे, जबकि यहाँ पे इसकी तुलना में जो जल के मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे विलय ज्यादा है। अब होगा क्या, मैंने क्या बोला, विलायक का क्या होगा, विसरण। अब जो चीज ज्यादा है वहां से किधर जाएगी, कल अपने पहले बात की थी विसरण में कि विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपनी सांद्रता जहां ज्यादा होती है किसी अणु की, वो वहां से किधर जाएगा, जिधर उसकी सांद्रता कम है। तो यहाँ पे इस जल की अणु की सांद्रता क्या है, ज्यादा है, और इधर जल के अणु की सांद्रता कम है, तो जल के अणु इस अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके किधर चले जाएंगे, इस झिल्ली के उस पार, नहीं जिस सांद्रता, जिस वेलिंग की सांद्रता ज्यादा है। इसी प्रोसेस को मैंने क्या बोला है, प्राशन। अब इस डेफिनेशन को अपन आप दोबारा से देखें तो क्या हो रहा है कि अर्धपारगम्य झिल्ली, यानी कि मैंने अर्धपारगम्य झिल्ली बना रखी, द्वारा होने वाला विसरण किसका, विलायक के अणु का। तो विलायक के अणु इस अर्धपारगम्य झिल्ली से होत के इस वाले विलीन से जिसकी सांद्रता कम है, उस विलीन में जा रहे जिसकी सांद्रता ज्यादा है। अब यहां देखना, जल तो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जा रहा है, बट विलीन कैसा है, ऐसा विलीन जिसकी सांद्रता कम है वहां से उधर जा रहा है जिसकी सांद्रता ज्यादा है। जल की सांद्रता तो कम है, बट विलीन की सांद्रता क्या है यहाँ पे, सॉरी, जल की विलीन सांद्रता तो ज्यादा है, यानी कि जल तो अपने आप में ज्यादा है, बट यहाँ पे जो विलीन की सांद्रता है वो कम है। और इसको अपन आगे और समझेंगे, ये तो मैंने आपको सिंपली बताया। आगे अपन बात करें कि ये कैसे हो रहा है। तो इसको समझने के लिए अपने को क्या समझना पड़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर को समझना पड़ेगा, क्योंकि वो विलियन जो जल के पार्टिकल है वो उस विलियन में क्यों जा रहे हैं, तो वो किसकी वजह से जा रहे हैं, तो वो जा रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। तो अपन समझे ऑस्मोटिक प्रेशर को, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको अपन ओपी भी बोल देते हैं, ठीक है। इस ओपी के बारे में यदि मैं बात करूं, इसकी डेफिनेशन की यदि मैं बात करूं, तो ओपी क्या होता है, ओपी होता है कि विलियन के द्वारा, विलियन के द्वारा, विलियन में भी कौन होता है, तो विलेय, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे विलेय। आप बोल सकते हो कि विलियन के द्वारा, आप बोल सकते हो विलेय के द्वारा, विलेय के द्वारा विलायक के अणु पर, विलायक के अणु पर लगाया गया चूषण दाब, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म लिखी है मैंने, चूषण दाब, क्योंकि खींचता है। कौन सा दाब है, चूषण दाब। किसके द्वारा, जो विलेय के अणु होते हैं वो विलायक के अणु को खींचने के लिए प्रेशर लगाते हैं, उसी प्रेशर को मैं क्या बोलता हूँ, ओपी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ओपी बोलते हैं। कैसे, अभी जो अपने एग्जांपल दिया उसको मैं एक और वापस से बनाना चाहूंगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, ये वाला, और यहां से पानी इधर जा रहा था, ठीक है, पानी इधर से इधर जा रहा था, इसकी जो सांद्रता थी, कंसंट्रेशन थी, वो कम थी, इसकी जो कंसंट्रेशन थी वो ज्यादा थी। यहां कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मीन्स यहाँ पे विलेय के अणु क्या है, विलेय के अणु यहाँ पे ज्यादा होंगे, विलेय के अणु यहाँ पे क्या है, ज्यादा होंगे। अब विलेय के अणु क्या करेंगे, इस कम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के पास में जो विलायक के अणु है, किसके अणु, जो विलायक या जो जल के अणु है उसको ये खींचेंगे। कौन सा दाब, यानी चूषण दाब लगाएंगे, इसको खींचेंगे और खींच के कहां कर लेंगे, इस अधिक सांद्रता वाले विलेन में ले जाएंगे। जो खींचने वाला जो प्रोसेस है, जो इस विलेन के विलेय के द्वारा जो इस विलायक के अणु पे लगाया गया जो खिंचाव बल है, उसी खिंचाव बल को मैंने क्या बोला है यहाँ पे, ओपी बोला है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब प्लांट के केस में यदि मैं बात करूं कि ये ओपी कैसे काम करता है, तो प्लांट में अपने पास एक तो रूट होती है प्लांट की, और सेकेंड अपन बात करें इसकी लीफ होती है, ठीक है। एक तो अपने पास लीफ है और एक अपने पास में क्या है, प्लांट की रूट है। आपको क्वेश्चन पूछे कि प्लांट के अंदर कौन से पार्ट में ओपी ज्यादा होता है, उसके रूट में ज्यादा होगा या उसके लीफ में ज्यादा होगा, तो आपको ध्यान रखना है इसके जो रूट है उसका ओपी क्या होगा,
कम होगा, और इसकी जो लीफ है वहां पे ओपी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये कैसे होगा, तो मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला देता हूं कि जो विलेय के या विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा डायरेक्ट समानुपाती होती है, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है किसके, ओपी के। ओपी के प्रोपोर्शनल होती है कौन, विलेय की मात्रा। जैसे जैसे विलेय की मात्रा बढ़ती जाती है ओपी भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब यहां अपन बात करते हैं, जो रूट वाला जोन है, रूट वाले जोन के कांटेक्ट में डायरेक्ट कौन होता है, वाटर होता है। डायरेक्ट कौन होगा, वाटर होगा। जबकि यहां पर जो विलेय है वो देन कम होगा लीफ की तुलना में। क्यों होगा, क्योंकि लीफ में प्रोसेस होती है जो फोटोसिंथेसिस है, और फोटोसिंथेसिस के द्वारा यहाँ पे क्या बनेगा, फूड बनेगा। तो यहाँ पे फूड है जो क्या है कि किसी चीज में घुलने वाला एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट जो वाटर के अंदर मिक्स होता है तो उसका ओपी इंक्रीज कर देगा। तो लीफ में फूड की वजह से, यानी कि फूड एक विलेय का काम कर रहा है, विलेय होने की वजह से यहाँ पे ओपी क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। जबकि रूट जोन के पास में क्या होता है, जल, और जल होने की वजह से यहाँ पे विलेय कम है, और विलेय कम होगा तो यहाँ पे ओपी क्या हो जाएगा, कम। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने बनता है, इसको आपको ध्यान रखना है। देन यदि अपन बात करें, अपने पास कुछ प्लांट्स है, जैसे मैं बात करूं, एक तो अपने पास होता है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स को अपन क्या बोलते हैं, जलोदभिद। जलोदभिद, ठीक है। जलोदभिद क्या होते हैं, ऐसे पौधे जो जल में उगते हैं, जलीय पौधे जिनको अपन बोलते हैं, वो क्या होते हैं, हाइड्रोफाइट। और हाइड्रोफाइट प्लांट का जो ओपी है ना, वो होगा कम, क्योंकि जहां वाटर ज्यादा होगा, वाटर की कंसंट्रेशन जहां ज्यादा होगी, वहां ओपी कम हो जाएगा। क्योंकि ओपी तो कब बढ़ेगा, जब विलेय बढ़ेगा। ऐसे ही मैं बात करूं हेलोफाइट्स, क्या, हेलोफाइट्स बोले तो लवणीय पौधे, लवणीय पौधा। तो लवणीय पौधा का जो ओपी है वो सर्वाधिक होता है। आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अपने पास प्लांट की जो कैटेगरी है वो 4 कैटेगरी है। अपने पास हाइड्रोफाइट है, मीजोफाइट है, जीरोफाइट है, और देन अपने पास में क्या जाता है, हेलोफाइट है। जो अपने हाइड्रोफाइट है वो प्लांट वो होते हैं जो वाटर के अंदर ग्रो करते हैं, पानी में जो उगते हैं, और पानी में उगने वाले पौधे हैं तो पानी उसके पास ऑलरेडी ज्यादा है तो विलेय कम हो जाएगा। तो पानी ज्यादा है तो ओपी क्या हो जाएगा, कम। तो जहां पर भी पानी ज्यादा है वहां ओपी कम हो जाएगा। देन अभी अपन बात करें हेलोफाइट प्लांट की, लवणीय पौधों की, तो लवणीय पौधे वो होते हैं जो लवणीय मृदाओं में उगते हैं। लवणीय मृदा में लवण है तो लवण एक विलेय का काम करता है, जहां विलेय बढ़ेगा वहां ओपी भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ओपी की मात्रा, जो ओपी है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा हेलोफाइट प्लांट्स में, और हाइड्रोफाइट प्लांट में ओपी कम हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया होगा। यहाँ से बड़ी बहुत सारे मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए। और यदि मैं बात करूं यहाँ पे क्वेश्चंस की, जल के केस में अपन थोड़ी बात करें, ओपी को लेके, तो देखना ओपी जो है ये ओस्मोटिक जो प्रेशर है, जो शुद्ध विलायक होता है अपने पास में, किसकी बात कर रहा हूं मैं, शुद्ध विलायक, यानी कि प्योर जो वाटर होता है, उस प्योर वाटर का ये शून्य होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्स में आ चुका है बहुत सारा, ठीक है। क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि शुद्ध विलायक के पास में किसी भी प्रकार का विलेय नहीं होता। क्योंकि जैसे जैसे विलेय बढ़ेगा वैसे वैसे ओपी बढ़ेगा। शुद्ध विलायक के पास में कोई भी विलेय नहीं है, विलेय नहीं होगा, इसका मीन्स इसका ओपी क्या हो जाएगा, जीरो। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें विलेय मिलाने पर, विलेय मिलाने पर यहां मैं बोल सकता हूं कि विलेय मिलाएंगे तो क्या बनेगा, विलेन बनेगा। तो विलेय मिलाने पर, यानी कि विलेन का जो है वो होता है उच्च या ज्यादा। क्या बात कर रहा हूं मैं, ओपी की। यहां पे ओपी ज्यादा होगा, यहां पे ओपी जीरो होगा। ये अपन को ध्यान रखना है कि शुद्ध विलायक का ओपी जीरो होता है, और जैसे जैसे अपन किसी विलायक के अंदर विलेय मिलाते हैं तो ओपी बढ़ जाएगा। और जो विलेन है, जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेट विलेन होता है, उसका ओपी भी सबसे ज्यादा होगा। ये अपन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें, जो अपने ये प्रासरण है, इसके टाइप्स की अपन बात करें, ध्यान से देखना इनके।
प्रासरण के जो टाप है, मेनली दो प्रकार के प्रासरण देखे जाते हैं। एक तो होता है बाह्य प्रासरण। क्या होता है? एक तो बाह्य प्रासरण, बाह्य प्रासरण, और दूसरा जो अपने होता है वो होता है अंतः प्रासरण, अंतः प्रासरण। बाह्य प्रासरण और अंतः प्रासरण, इसको बोलते हैं एक्जोस्मोसिस, एक्जोस्मोसिस, और इसको अपन क्या बोलते हैं? एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस, ये टू टाइप के अपने पास क्या है? ऑस्मोसिस के टू टाइप है अपने पास। अब हम पहले बात करेंगे बाह्य प्रासरण। बाह्य प्रासरण में क्या होगा, अपन को ध्यान रखना है कि जो किसी भी सेल से जब वाटर बाहर निकल जाएगा तो उसको बोला जाता है बाह्य प्रासरण। और किसी सेल में यदि वाटर ऐड हो रहा है या एंटर हो रहा है तो उस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा? अंत्य प्रासरण। नाम में ये अंत्य यानी कि कोई चीज अंदर जा रही है, तो यहाँ पे वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर अंदर जा रहा है, और यहाँ पर वाटर क्या है? बाहर निकल रहा है। इसका अपन को ध्यान रखना है। तो फर्स्टली मैं बात करूं जल का निष्कासन, ठीक है, यानी कि जल का क्या हो रहा है? निष्कासन। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल आपको यदि दूं, आपको आसानी से समझ में आएगा कि अपने पास में एक सॉल्यूशन है। क्या अपने पास में एक सॉल्यूशन है, और उस सॉल्यूशन का नाम, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कैसे सॉल्यूशन में यदि अपन सेल को रखे ताकि वहां पे अपन को बाह्य प्रासरण देखने को मिले, और कैसे सॉल्यूशन में अपन किसी सेल को रखे तो अपन को वहां पे अंतः प्रासरण देखने को मिले। तो अपन बात करें बाह्य प्रासरण को लेकर कि जब अपन किसी सेल को हाइपरटोनिक बोले तो अति प्रासरिक, अपने पास कैसा सॉल्यूशन है? हाइपरटोनिक। ध्यान रखना, नाम आपको पूछा जा सकता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता क्या है? यदि इसकी मैं बात करूं तो ऐसा सॉल्यूशन जिसकी सांद्रता क्या होगी? ज्यादा। तो मैं लिख दूं यहाँ पे सांद्रता ज्यादा, जिसकी सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन जिसकी क्या होगी? हाई होगी, वो होगा हाइपर। नाम से है, अपने बोलते हैं हाइपर मत हो यानी कि ज्यादा मत हो, तो हाइपर का मीन्स यहाँ पे क्या होगा? ज्यादा होना। और ज्यादा क्या होना? कंसंट्रेशन होना। अब देखना क्या होगा यहाँ पे, मैं एक आपने पहले भी एग्जांपल सुना होगा कि पेट्री प्लेट आपके पास है। जैसे मैंने एक पेट्री प्लेट ले ली, इस पेट्री प्लेट में मैंने सॉल्यूशन डाल दिया, और वो सॉल्यूशन कौन सा? आपने हाइपरटोनिक वाला। यहाँ पे मैंने एक सॉल्यूशन डाल दिया, इस सॉल्यूशन का नाम मैंने क्या दे दिया? इस सॉल्यूशन का नाम है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये अपने पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। अब क्या होगा, इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में मैंने फ्रेश ग्रेप डाल दिया, यानी कि एक ताजा अंगूर डाल दिया, मैंने ताजा अंगूर डाल दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे ताजा अंगूर डाल दिया, ये ताजा अंगूर मैंने डाल दिया। अब क्या होगा, इस ताजे अंगूर के अंदर क्या है? पानी की मात्रा ज्यादा है। इसमें क्या है? पानी की मात्रा ज्यादा है, यानी कि इसकी जो सांद्रता है, इस कोशिका की जो सांद्रता है वो क्या है? कम है। जबकि इस सॉल्यूशन की जो सांद्रता है वो क्या है? ज्यादा है। कुछ टाइम बाद अपन जब देखते हैं तो इसकी सांद्रता कम है, इसका मीन यहाँ पे जो जल की मात्रा है वो थोड़ी ज्यादा है, यानी कि विलायक ज्यादा है। जबकि यहाँ पे जो जल की मात्रा है वो यहाँ पे क्या है? कम है। ये अपने पहले ही समझा था कि जिसकी सांद्रता ज्यादा यानी कि जल की मात्रा कम हो जाएगी, और सांद्रता कम यानी कि जल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। अब क्या होगा, यहाँ पे केवल मूवमेंट किसका होगा? जल का। और इस जो अंगूर की जो ये झिल्ली है ये काम करेगी यहाँ पे अर्धपारगमी झिल्ली का। अब क्या होगा, इस अंगूर से जो जल के मॉलिक्यूल है वो बाहर इस सॉल्यूशन में आ जाएंगे, जल के मॉलिक्यूल है बाहर आ जाएंगे, और ये जल के मॉलिक्यूल बाहर आने की क्रिया को अपन क्या बोलते हैं? बाह्य प्राशन। शायद आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूं कि मैंने जब किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा, इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है
तो क्या होता है बाह्य प्राशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जिसकी सांद्रता होती है ज्यादा, तो ज्यादा सांद्रता की वजह से जो कम सांद्रता वाला विलेन है उसका पानी ज्यादा सांद्रता वाले विलेन में आ जाएगा। इसके लिए अपन इसको क्या बोलते हैं बाह्य प्राशन, क्योंकि जो जल के मॉलिक्यूल है वो सेल से बाहर आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा अंतः प्राशन। एक चीज और बता दूं यहाँ पे मैं कि जब ये बाह्य प्राशन होता है तो जो सेल होती है, जैसे ये अंगूर की सेल है, तो जो सेल होती है वो क्या हो जाएगी, वो सिकुड़ जाएगी, सिकुड़ जाएगी, या मैं यहां बोल सकता हूं वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी, जिसको बोलते हैं जीव द्रव्य संकुचन या कुंचन हो जाएगी। इतना आपको समझ में आया होगा। सेकंड अपन बात करते हैं अंतःप्राशन की। अंतःप्राशन में क्या होता है, तो अंतःप्राशन में जो जल है, जल कोशिका में प्रवेश, यहाँ पे जो जल के मॉलिक्यूल है वो कोशिका में क्या करेंगे, प्रवेश कर जाएंगे। जैसे यहाँ बाहर निष्कासित हो रहे थे, यहाँ पे एंटर कर जाएंगे, यहाँ पे एग्जिट हो रहे थे, यहाँ पे एंटर कर जाएंगे। अब देखो, जैसे इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया एक सॉल्यूशन का, वैसे अपने को यहाँ पे भी एक एग्जांपल को ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे जिस सॉल्यूशन का अपन यूज करेंगे वो सॉल्यूशन होगा हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक बोले तो अल्प प्रासरी, ठीक है। यहाँ पे कैसे सॉल्यूशन यूज आ रहा है, हाइपोटोनिक। यहाँ पे हाइपर था यानी कि ज्यादा होना, यहाँ पे हाइपो यानी कि कम होना। यहाँ पे कम क्या है, सांद्रता कम है। यहाँ इस सॉल्यूशन की जो सांद्रता है, वो कैसी है, कम है, ध्यान रखना। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि हाइपो में रखेंगे तो क्या होगा, हाइपर में रखेंगे तो क्या होगा। इसको भी मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मेरे पास एक पेट्री प्लेट है, इस पेट्री प्लेट में मैंने सॉल्यूशन भर दिया, ठीक, ये कौन सा सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, हाइपोटोनिक। कौन सा सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक। ठीक है, अब क्या होगा, इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में मैंने किसको रखा, किसमिस को रखा, बोले तो रेजिन को रखा मैंने। ठीक है, किसमिस सिकुड़ी हुई होती है। अब इससे क्या होगा, इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो जल की मात्रा है, विलेय है, वो ज्यादा है, जबकि इस किसमिस में जो जल की मात्रा है वो क्या है, कम, क्योंकि किसमिस की सांद्रता ज्यादा है, इसमें शुगर के पार्टिकल ज्यादा है। इस वजह से क्या होगा, इस सॉल्यूशन से जो पानी है वो किसमिस में एंटर कर जाएगा, और ये किसी कोशिका में जब पानी एंटर करता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, अंतःप्राशन। और जब किसी कोशिका में, किसी सेल में जब पानी एंटर कर जाती है तो वो फूल जाती है, तो ऐसी कोशिका को बोलते हैं अपन क्या, टर्जिट सेल या स्फीति कोशिका, ठीक है, या टर्जिट सेल, ये अपन को ध्यान रखना है। ये तो मैंने दो टाइप के आपको क्या बताया, प्राशन, एक तो होता है बाह्य प्राशन, एक होता है अंतःप्राशन। तो अपन ने यहां तक की बात कर ली। नेक्स्ट अपन बात करें प्राशन में अपन को और क्या पढ़ना पड़ता है। तो प्राशन की दो एक्सपेरिमेंट है, उनके नाम बताऊंगा केवल मैं, क्योंकि उनके बारे में अपन ने सारा भी देख लिया है। वहां से एक बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये किसके ऊपर बेस्ड है और ये वाला किस पे बेस्ड है। तो अपन बात करें, दो एक्सपेरिमेंट भी किए गए थे, जिसमें एक आता है थेसल कीप, आपने नाम सुना होगा शायद, एक एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे, यदि बात करूं एक्सपेरिमेंट्स, इसमें जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो है थीसल कीप, एक्सपेरिमेंट या प्रयोग। आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि थीसल कीप एक्सपेरिमेंट किस चीज को दर्शाने के लिए किया गया था। तो ये इसलिए किया गया था ऑस्मोटिक प्रेशर को बताने के लिए। किसके लिए किया गया था ये, ऑस्मेटिक प्रेशर को बताने के लिए। तो आपको पूछे कि थीसल कीप जो एक्सपेरिमेंट है वो क्यों किया गया था, तो वो ऑस्मेटिक प्रेशर को बताता है। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है वो है अपने पोटैटो
ओस्मोस्कोप। जो पोटैटो ओस्मोस्कोप है, ये क्यों किया गया था? तो ये किया गया था अंतःप्राशन यानी कि एंडो ओस्मोसिस को बताने के लिए, एंडो ओस्मोसिस को बताने के लिए। तो ये दो चीज आपको एक्सपेरिमेंट में ध्यान रखनी है। एक तो थेसल की प्रयोग ये क्यों किया गया था? ये ऑस्मोटिक प्रेशर को बताने के लिए, इसको समझाने के लिए दिया गया था। और दूसरा है पोटैटो ओस्मोस्कोप, ये क्यों दिया गया था? ये एंडो ओस्मोसिस को बताने के लिए। थर्ड अपन बात करें, यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट अपने यूज आता है, एक यंत्र अपने यूज आता है। वो क्या काम आता है? तो आपको पूछे कि ओस्मोसिस को बताने वाला, ओस्मोसिस को मापने वाला जो यंत्र है वो कौन सा है? तो उस यंत्र का नाम है ओस्मोमीटर। ओस्मोमीटर, ये ओस्मोमीटर क्या करता है? ये अपने को बताता है ओस्मोसिस कितना हो रहा है। इस चीज को कौन बताता है? ओस्मोमीटर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में अपन बात करें, छोटा सा टॉपिक है कि ये प्लांट को कैसे अफेक्ट करता है ओस्मोसिस, प्लांट के साथ इसका क्या रिलेशन है, पादप के साथ इसका संबंध। लास्ट अपना क्या है? पादप के साथ संबंध यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन द या विथ प्लांट। पहले दिन मैं बात करूं कि पौधों में जो सक्रिय अवशोषण होता है वो ओस्मोसिस के द्वारा होता है। फर्स्ट चीज अपन को ये ध्यान रखनी है। तो सक्रिय अवशोषण, ठीक है। और जो सक्रिय अवशोषण है वो होता है मूल रोम के द्वारा। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण। मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण। पहला काम तो क्या है? ये सक्रिय अवशोषण भी बोल सकते हैं या मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण। सेकेंड यदि मैं बात करूं, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल, ये आपका पोषक तत्व है, ये आपका जो भोजन है, खाद्य पदार्थ भोजन का परिवहन। जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो भोजन है, खाद्य पदार्थ है, उनका जो परिवहन हो रहा है वो भी अपन किसमें देखते हैं? ओस्मोसिस के अंदर देखते हैं। ये दो मैंने एक इंपॉर्टेंट रोल बताया है ओस्मोसिस का प्लांट के साथ में जो रिलेशन है। ये अपना जो ओस्मोसिस और ओस्मोटिक प्रेशर है, इसका जो लेक्चर है ये कंप्लीट हुआ। ये लेक्चर आपको कैसा लगा ये कमेंट में बताना, और अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके।